अब बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक सबकी निगाहें दिल्ली पर रहने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। पुतिन का यह दौरा भारत रूस के 23वें वार्षिक सम्मेलन के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे के दौरान डिफेंस समेत कई समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए पुतिन के दौरे का शेड्यूल क्या है और कौन से अहम समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है? बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दिल्ली लैंड करेंगे 6:30 बजे के आसपास। और उनका इस दौरे का कितना अहमियत है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस डेलीगेशन में 7 उनके कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर समेत जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो भी वहां पर इस टीम में आ रहे हैं। और बहुत बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ यहां पर व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। तो जो उनका कार्यक्रम होगा, आज लैंड करने के बाद सीधे वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ एक प्राइवेट डिनर होगा। और उसके बाद जो आधिकारिक कार्यक्रम है कल से शुरू होगा। कल 11 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। उसके बाद से वो सीधे 11:50 के आसपास, 11:30 के आसपास राजघाट जाएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वापस प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सीक्रेट कह सकते हैं प्राइवेट मीटिंग होगी, इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। और उस मीटिंग के बाद दोपहर में जो सालाना 23वां सालाना जो शिखर सम्मेलन है रशिया के साथ, उसकी शुरुआत होगी। वहां पर कई सारे बड़े डील और समझौते होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इस दौरान 10 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और 15 कमर्शियल डील होने की उम्मीद है। तो ये काफी अहम और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। शाम को फिर वापस राष्ट्रपति भवन में उनका रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, उसके बाद लौटेंगे। तो टोटल 27 घंटे में व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ही टाइट शेड्यूल है और इस दौरान बड़ी उम्मीदें टिकी हुई है, खासतौर से फार्मा सेक्टर, आईटी, इसके अलावा अगर बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से कोशिश ये की जा रही है कि बड़े पैमाने पर निर्यात की जा सके इंडिया से। और रशिया ने भी इसके लिए दिल खोलकर स्वागत किया है। आपने देखा होगा कि जब व्लादिमीर पुतिन का 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि भारत के साथ वो इंपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो यहाँ से क्या क्या चीजें इंपोर्ट हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डिफेंस डील ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर रशिया के साथ लंबा भारत का एक कॉपरेशन रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो जो 5th जनरेशन के फाइटर Su-57 है, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। और जो मौजूदा जो सुखोई का बेड़ा है हमारा, उसके अपग्रेडेशन पे चर्चा हो सकती है। इसके अलावा S-500 जो नई टेक्नोलॉजी आई है, एंटी डिफेंस सिस्टम, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और खासतौर से ब्रह्मोस जो मिसाइल जिसमें रशिया काफी सहयोग करता है उसके बनाने में, उसके लिए जो अपग्रेडेशन की भी बात हो सकती है। तो ये तमाम रक्षा सौदे और रक्षा सहयोग पर काफी लंबी चर्चा हो रही है। इसके अलावा लेबर के माइग्रेशन पे, भारत से लेबर का माइग्रेशन आसान किस तरह से हो सके रशिया में, इस पर भी चर्चा होगी। और खासतौर से सिविल न्यूक्लियर सेक्टर और स्पेस सेक्टर में भी कोऑपरेशन बढ़ाने को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। तो ये बड़े एजेंडे हैं कल पूरे दिन लाइनअप रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर रहे हैं। यह बैठक दोनों देशों के बीच डिफेंस संबंधों को लेकर है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के हैदराबाद हाउस को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए शानदार ढंग से सजाया गया है। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक यही होने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद हाउस के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, तिरंगे और भारत रूस की दोस्ती को दर्शाते हुए झंडे लगाए गए हैं। दोनों नेताओं की तस्वीरें पूरे इलाके में नजर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हैदराबाद हाउस मुख्य फोकस पर होगा। हम हैदराबाद हाउस के बाहर हैं और हैदराबाद हाउस के बाहर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इन होर्डिंग्स पे लिखा हुआ है भारत में आपका स्वागत है। यानी इन होर्डिंग्स के जरिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को ये कह रहे हैं कि भारत में आपका स्वागत है और हिंदी भाषा और रूसी भाषा में ये संदेश लिखा गया है। हैदराबाद हाउस में ही बड़ी बैठकें और बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद हाउस भारत सरकार का आधिकारिक आवास है और स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ये 8 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 36 बड़े बड़े कमरे हैं, तो ये आवास बहुत ही खास हो जाता है। खासकर विदेशी मेहमान, दूसरे देशों के प्रमुख जब आते हैं तो बड़ी बैठकें और बड़े फैसले यहीं होते हैं। कल यानी 5 दिसंबर को यहाँ बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में बैठकें होंगी, बायलैटरल मीटिंग होगी, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। उसके बाद दोनों नेता यहीं प्रेस को संयुक्त तौर पर संबोधित करेंगे, लंच होगा और यहीं दोनों की मौजूदगी में बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर होंगे। तो हैदराबाद हाउस के बाहर खास तैयारियां की गई हैं, अंदर तो की ही गई हैं, बाहर भी खास तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं। वहीं पुतिन के भारत दौरे को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत आता है तो विपक्ष के नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी का कहना है कि यह तरीका लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय ऐसा कभी नहीं होता था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार का अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मौजूदा सरकार इस प्रोटोकॉल को नहीं निभा रही है। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। बहुत अजीब बात है, ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। वहीं इस विषय पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने राहुल पर आरोप लगाया है कि वो विदेश जाकर भारत को कोसते हैं। देखिए, उनको जब भी देश को कोसना होता है, देश को लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करना होता है, तो विदेश में जाकर रख ही लेते हैं। तो फिर यहाँ मिलने के ना मिलने की क्या जरूरत है? तो उनकी आदत सी बनी है, हर मोड़ पे, हर बिंदु पे अच्छा काम हो तब भी वो कोसते ही रहते हैं। वहीं पुतिन भारत दौरे से किन सेक्टर में हलचल मचेगी, किन सेक्टर में तेजी दिखेगी, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड गैप है काफ़ी ज़्यादा है। भारत अगर आप देखें तो रशिया को सिर्फ 4.88 बिलियन डॉलर्स के जो है एक्सपोर्ट करता है, वहीं अगर आप इंपोर्ट देखें तो 63.84 बिलियन के, यानी गैप काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोनों जो बायलैटरल टॉक्स होंगे इसके बाद जो माना जा रहा है कि फ़िलहाल 68.7 बिलियन डॉलर के आसपास के जो ट्रेड है ये 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स आपके रडार पर रहने चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो डिफेंस, इसमें बस भी बढ़िया देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र, प्रोडक्शन, इसके ऊपर बात होगी। तो HAL, BDL, BEL और मज़गांव डॉक जैसे जो स्टॉक्स है आप रडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत बड़ी मात्रा में एनर्जी सोर्स करता है रशिया से, तो इसके ऊपर भी बातचीत यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एनर्जी में सिर्फ क्रूड नहीं है, कोकिंग कोल भी करते हैं, तो आप ज़्यादा फोकस पर रखिएगा। गेल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ONGC, BPCL
और IOC जैसे स्टॉक्स। वहीं अगर आप देखें तो न्यूक्लियर पावर, इसके ऊपर चर्चा यहाँ पर देखने को मिल सकती है और सरकार का भी फोकस लगातार इसके ऊपर बना हुआ है। तो इसी के चलते काफ़ी कुछ दिनों से इन स्टॉक्स में बढ़िया बज़ भी देखने को मिल रहा है। तो HCC है, पावर मेक प्रोजेक्ट्स है, BHEL और KSB लिमिटेड जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रिएक्टर्स के साथ जो पंप्स बनाते हैं इसका कामकाज करती है। और साथ में अगर आप देखें तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर बातचीत होगी, चाहे फार्मा है, केमिकल है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर फार्मा पर ज़्यादा फोकस रखेगा, डॉक्टर रेड्डीज़ है, UPL, ग्लेनमार्क और डिविस लैब जैसे जो स्टॉक्स हैं इन्हें रडार पर रखें। अब एक नजर आज के आवाज अड्डा टॉपिक पर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। मोदी पुतिन की दोस्ती और भारत रूस रिश्ते में ये नया दौर, इसी पर होगा आज आवाज अड्डा। हम पे चर्चा करेंगे इस पर। नमो पुतिन शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडिगो की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी इंडिगो की 300 से 350 उड़ानें रद्द हुई है। पिछले 3 दिन से अब तक करीब 600 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी बुलाई है। इधर DGCA ने भी इंडिगो के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इंडिगो संकट की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, इंडिगो ने संकट को लेकर क्या अपडेट है? जी, अभी की अगर बात करें तो लगभग 350 प्लेन सुबह से जो है फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इसमें डिपार्चर अराइवल दोनों ही शामिल है। अगर अकेले दिल्ली एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 90 से ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल हो चुकी हैं। मुंबई से भी खबरें हैं, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, लगभग हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो ऑल टाइम लो पे है। 19.7% पे जो है OTP आज यहाँ पे देखा गया है। और इसके अलावा जो डिलेज हैं पूरे ओवरऑल वो भी काफ़ी ज़्यादा आज देखने को मिल रही हैं। तो पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कंटिजेंसी मेजर के रूप में DGCA ने एक बैठक बुलाई थी कुछ देर पहले, जिसमें कि खासतौर पे इंडिगो को बुलाया गया था। उनसे प्लान पूछा गया था कि अगले 2-3-4 दिनों में उनका क्या प्लान है। इंडिगो की तरफ से यही कहा गया कि वो 48 घंटे का टाइम मांग रहे हैं। उनको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन साथ ही FTTL पे भी चर्चा हुई है कि क्या इसको एयरलाइंस आमतौर पर चाहती हैं कि वो FTTL नॉर्म्स को अगर डिफर किया जा सकता है या कोई रिलैक्स दिया जा सके। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। एक और अहम बैठक अभी होने वाली है यहाँ पे राजीव गांधी भवन में। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसमें सिर्फ इंडिगो नहीं होगा, इसमें सभी एयरलाइंस को बुलाया गया है, सभी एयरपोर्ट्स को बुलाया गया है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से इसका असर हुआ है ये पूरे एविएशन इकोसिस्टम पे हुआ है, तो उसे कैसे कम किया जाए इस पर चर्चा होगी। फिलहाल मीटिंग शुरू होने वाली थी 5 बजे, भी इसमें थोड़ी सी और देरी हो रही है। लेकिन सरकार में मीटिंगों का दौर चल रहा है, लेकिन जो यात्री हैं वो परेशान है। एयरपोर्ट पे अगर आप जाके देखिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान आपको दिखेंगे, पैनिक में दिखेंगे। और जो एयर फेयर्स हैं, चूंकि असर सभी एयरलाइंस पे पड़ा है, एयर फेयर्स कई गुना बढ़ गए हैं। अगर आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो 25,000 30,000 से कम की फ्लाइट आपको मिल नहीं रही है। सिमिलरली कोलकाता की बात करें, जो मेजर मेट्रोज हैं वहाँ एयर फेयर पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो अभी स्थिति सुधरने की उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि कल और परसों जो हमने देखा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा क्राइसिस हमें आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता रोहन सिंह ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है। हर आधे घंटे बाद मैसेज आता था फ्लाइट 1 घंटा लेट है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब 12 बज गए सुबह 6 बजे वाली फ्लाइट के। अच्छा। तो हाँ, अभी भी मैसेज आ रहा है वी आर ट्राइंग। तो कल से यही चल रहा है। तो अभी आप एयरपोर्ट पे कब आए? हम सुबह 4 बजे आ गए थे एयरपोर्ट। आप सुबह 4 बजे से एयरपोर्ट पे हैं? बिल्कुल जी। तो आखिरी बार कब इंटीमेशन दिया गया? कोई इंटीमेशन नहीं, 10 बजे के बाद कोई इंटीमेशन नहीं है जी। और वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं है। एक आदमी की ड्यूटी खत्म होती है, दूसरा आ जाता है छुट्टी। तो अभी क्या बता रहे हैं, डिले है या कैंसिल है? कुछ नहीं बता रहे जी। ओके, जाना नहीं जाना तो जाके कैंसिल करवा लो अपना। तो आपने क्या डिसाइड किया? आपको कैंसिल? मैं कैंसिल करवा के बाय ट्रेन जा रहा हूँ। आज मॉर्निंग 5:30 को थी जी, और मुझे पहुंचना था वहाँ पे 8:30 को। 8:30 को जी। तो कब आपको पता चला कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है? रात में 11:30 को मालूम हुआ, मुझे मैसेज आया जी कि आपका टिकट फ्लाइट कैंसिल हो गया बोल के। तो मैं एयरपोर्ट में गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने रिपोर्ट करने के बाद मुझे उन्होंने बोला आपको ऑप्शन अगर दूसरा होना, आपको या तो रिफंड पेमेंट मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आपको दूसरा फ्लाइट दिया जाएगा। दूसरा फ्लाइट दीजिए मुझे जब पास होना। तो उसकी वजह से मुझे ये फ्लाइट दिया वाला है जी। तो अब सुबह से आप हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट या कुछ चीज पूछा गया आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। कोई रिफ्रेशमेंट नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी फ्लैट देरी है, यहाँ पे दिखा रहा 8 बजे का दिखा रहा। आपको अभी भी उम्मीद नहीं है कि समय से आएगी? मुश्किल है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर आज बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। 4 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी में तेजी दिखी है। सेंसेक्स 159 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 48 पॉइंट की छलांग लगाई है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। आज बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन डेफिनेटली काफी लंबे ब्रेक के बाद बाजार ने आज इन ग्रीन जाके जो है वो क्लोजिंग दिखाई है। निफ्टी की बात करी जाए तो करीब 0.18% की यहाँ पे मजबूती देखने को मिली है। बैंकिंग में डेफिनेटली थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी के अगर 50 शेयर्स की बात करी जाए तो 35 ऐसे शेयर्स थे जहां पे आज हमें खरीदारी का मूड माहौल देखने को मिला है। बैंकिंग में 12 में से 7 ऐसे शेयर्स थे जहां पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन काफी लंबे ब्रेक के बाद एक इन ग्रीन क्लोजिंग बाजार को मिली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करी जाए तो वहां पे डेफिनेटली एक जो प्रेशर है वो अभी भी लगातार देखने को मिला है, लेकिन आज के सत्र में रुपए के कमजोर होने के चलते आईटी पैक में एक अच्छी खासी तेजी का रुझान जो है वो देखा गया है। स्टॉक्स स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। निफ्टी के चार्ट्स लेके आते हैं पहले स्क्रीन पे। यहाँ पे टीसीएस में अच्छा खासा जोश था। एसबीआई लाइफ करीबन 1.5% की मजबूती, टेक महिंद्रा और अडानी एंटरप्राइजेज करीबन 1 से 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो देखिए इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे जो फ्लाइट रद्द के चलते पूरा का पूरा क्योस मचा हुआ है स्टॉक मार्केट में, इसके पर्टिकुलर शेयर में भी, और इनफैक्ट एयरपोर्ट में भी एक क्योस जो है वो देखा गया है। हिंडाल्को, इटर्नल और मारुति सुजुकी आज हल्की फुल्की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए तो पेट्रोनेट एलएनजी खबरों के दम पे यहाँ पे एक तेजी जो है देखने को मिली है। भारत डायनामिक्स, कोफॉर्ज और एस्ट्रल करीबन 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में बायोकॉन खबरों के दम पे गिरावट देखी गई है। पतंजलि फूड, सुजलॉन एनर्जी और एमएनएम फाइनेंशियल में करीबन 2.5% का आज जो है मुनाफा वसूली का सत्र देखने को मिला है। लेकिन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक बाजार में हमने देखा था कि लास्ट वीक एक हाई बनाया था, उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। प्रॉफिट बुकिंग तो आज भी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ब्रेक जरूर लगा है। रुपए में कमजोरी की मार आपके इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर पड़ सकती है। जी हाँ, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज सब में 5 से 7% तक महंगे हो सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, रुपए की गिरावट का क्या असर होगा? डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में गिरावट लगातार जारी है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो इसमें 3% तक की गिरावट देखने को मिली है, जबकि 6 महीने में ये गिरावट 6% के आसपास रही है। जानकारों के मुताबिक रुपए में गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। ये 91 या 92 का स्तर भी छू सकता है। तो इसका सबसे ज़्यादा असर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ऊपर देखने को मिलेगा। भारत हर साल 85 से 90 बिलियन डॉलर के आसपास का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का आयात करता है। इसमें सबसे ज़्यादा आयात जो है वो मोबाइल पार्ट्स का होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का नंबर आता है, जिसमें कि पीसीबी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स शामिल है। तीसरे में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का नंबर आता है, इसमें फ्रिज और टीवी उनके पार्ट्स का आयात किया जा सकता है। तो जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में ये सब महंगे हो सकते हैं। अभी तक कंपनियाँ कॉस्ट अब्जॉर्ब कर रही थी, उनको लग रहा था कि ये रुपया वापस अपने लेवल पर चला जाएगा, लेकिन अब कब वो उसके आसार कम नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कंपनियां अपने जो कॉस्ट है उसको ग्राहकों के ऊपर पास ऑन करने की तैयारी कर रही है। तो आपके जो मोबाइल्स हैं, टीवी है, फ्रिज है, लैपटॉप्स है या फिर दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, वो आने वाले दिनों में 5% से लेकर के उनमें आपको 7% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असीम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।